All right, now let's discuss the major divisions of the nervous system. So हमारा nervous system, इसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑल्सो नोन एज CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑल्सो नोन एज PNS. ठीक है. नाउ excuse me. The CNS is again divided into two parts. Basically, it is made up of two major regions of our body, the brain and the spinal cord. So हमारा जो CNS है, it is made up of brain and spinal cord. आपका brain और spinal cord मिला करके हम उसे central nervous system बोलते हैं. जो आपका peripheral nervous system है, it is again divided into two parts, sensory and motor. ठीक है. सो ऐसे समझो इसके दो पार्ट्स हैं, सेंसरी एंड motor. Then the motor part is again divided into two parts, somatic system and autonomic system. ठीक है. Again, autonomic is divided into two parts, the sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. These are the various branches of PNS. Again, PNS is divided into two parts, sensory and motor. Motor is again then divided into two parts, somatic system and autonomic system. Then the autonomic system is divided into two parts, the sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. जिस तरह से आपके CNS में ब्रेन मतलब like the CNS is made up of brain and spinal cord, your PNS, the peripheral nervous system, is made up of the nerves that branch off from spinal cord and to the whole body. मतलब स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई नर्व्स, ब्रांच होती हुई नर्व्स जो आपकी पूरी बॉडी में फिर एक्सटेंड होती हैं, ये नर्व्स आपकी मिल करके PNS बनाती हैं. ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो एज यू कैन सी, ये आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, मिला करके क्या बना रहा है, CNS. इस स्पाइनल कॉर्ड से ये निकलती हुई जितनी भी नर्व्स दिख रही हैं आपको बॉडी में, ये सारी नर्व्स, दीज टुगेदर फॉर्म योर PNS. ठीक है. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आ रही हैं, यानी कि क्रेनियल यानी कि ब्रेन से निकलती हुई नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई नर्व्स आपकी सारी PNS में आती है. नाउ एक बार इसको ध्यान से देखो. आपके सेंस ऑर्गन्स ने, हमने क्या बात करी थी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स है, सेंसरी एंड मोटर. सेंसरी को एफरेंट भी बोलते हैं, AFFERENT, एफरेंट. और मोटर को एफेरेंट बोलते हैं, EFFERENT. ठीक है. सो सेंस ऑर्गन्स ने आपकी इंफॉर्मेशन भेजी सेंसरी सिस्टम को. सेंसरी सिस्टम, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ भेजेगा, क्योंकि PNS का पार्ट है तो PNS में भेजेगा. इसने भेजी इंफॉर्मेशन, अगर वो इंफॉर्मेशन ब्रेन के लिए है तो ब्रेन को भेजेगा, अदरवाइज स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स को भेजेगा. ठीक है. सो मान लो ये जो भी इंफॉर्मेशन आई है ये ब्रेन से रिलेटेड है, तो क्रेनियल नर्व्स में ये इंफॉर्मेशन चली जाएगी PNS के पास. क्रेनियल नर्व्स फिर उसको CNS यानी कि ब्रेन, क्योंकि क्रेनियल नर्व्स हैं तो ब्रेन में भेजेंगी. ठीक है. ब्रेन वापस से इंफॉर्मेशन भेजेगा फिर उन नर्व्स को जो मोटर की तरफ जा रही हैं. ठीक है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने वापस से इंफॉर्मेशन भेजी आपके मोटर नर्वस सिस्टम को. मोटर नर्वस सिस्टम ने डिसाइड किया कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये सोमैटिक में जानी चाहिए या ऑटोनॉमिक में जानी चाहिए. मान लो ये डिसीजन आया कि ऑटोनॉमिक में जानी चाहिए, देन ऑटोनॉमिक में चली गई. उसके बाद डिसाइड होगा कि सिंपैथेटिक में जाएगी या पैरासिम्पैथेटिक में जाएगी. ठीक है. दिस इज द होल प्रोसीजर.
सेंस ऑर्गन सेंसरी सिस्टम को भेजेंगे, सेंसरी सिस्टम पीएनएस को भेजेगा, पीएनएस सीएनएस को भेजेगा, सीएनएस वापस से पीएनएस को भेजेगा, उसको समझ के, उसको कॉम्प्रिहेंड करके, देन पीएनएस उसको मोटर नर्व्स में भेजेगा, देन मोटर से वो आपकी सोमैटिक या ऑटोनॉमिक नॉमिक में जहां भी जाना होगा इंफॉर्मेशन वहां चलेगी। ठीक है, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ इट। Now let's first discuss PNS. The PNS is made up of all nerves and neurons that are not contained in brain and spinal cord. मतलब ऐसे सारे nerves और neurons जो brain और spinal cord के अंदर नहीं है, वो आपके PNS को बनाते हैं। हमारे पास बहुत सारी nerves हैं, बहुत सारे neurons हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन्स ब्रेन और ये नर्व्स और न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एक्सटेंड होकर बाकी बॉडी में जा रहे होते हैं। तो वो सारे के सारे नर्व्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं है लेकिन वहीं से एक्सटेंड होकर पूरी बॉडी में जा रहे हैं, वो सारे मिलकर आपके पीएनएस को बनाते हैं। ठीक है, इनका काम होता है दैट दे कैरी द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर्स इनवर्ट टू द सीएनएस, यानी कि सेंसरी रिसेप्टर्स से आने वाली नर्व इम्पल्सेस को कैरी करके लेके जाते हैं सीएनएस के अंदर, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। देन they also carry nerve impulses outward from CNS for the movement of muscles, यानी कि जब सीएनएस के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी तो उसके बाद सीएनएस से मसल्स के मूवमेंट के लिए नर्व इम्पल्सेस को भी बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स की तरफ, सॉरी, यही पीएनएस की नर्व्स लेकर के जाती हैं। ठीक है, they also allow CNS to control muscles and glands of the body, क्योंकि सीएनएस से इंफॉर्मेशन लेकर के जा रहा है पीएनएस, इसीलिए ये सीएनएस को अलाउ करते हैं कि वो मसल्स और ग्लैंड्स को कंट्रोल कर सके। अगर बीच में से ये पीएनएस ही कट जाए तो क्या सीएनएस कंट्रोल कर पाएगा मसल्स और ग्लैंड्स ऑफ बॉडी को? नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाई इट अलाउज द सीएनएस टू कंट्रोल मसल्स एंड ग्लैंड्स। अब आपका पीएनएस में हमने दो बातें करी थी, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। जो हमने सेंसरी और मोटर बात करी वो आपको समझ आ गया होगा। सेंसरी वो है जो सेंसेस से लेकर जाता है, और मोटर वो है जो सीएनएस से फिर मसल्स तक लेकर जाता है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, नाउ द मोटर नर्वस सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ अगेन टू पार्ट्स, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। नाउ ऑल द ऐसे जो भी हमारी बॉडी के पार्ट हैं जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके सारे के सारे जस्ट आएंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स और ग्लैंड। अब हमारे हाथ पैरों के मूवमेंट पे कंट्रोल है, ठीक है, हम अपने सर को कैसे मूव कर रहे हैं उस पे कंट्रोल है, बट हमारे हार्ट पर, हमारे स्टमक पर, इन सब चीजों पे कंट्रोल नहीं है। वाई? बिकॉज दे आर इंटरनल ऑर्गन्स, वी कैन नॉट कंट्रोल देम। ठीक है, सो ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स एंड ऑल द इंटरनल ग्लैंड्स दैट आर नॉट इन आवर कंट्रोल, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। apart from that, just a second, जो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इससे आपके सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स और वॉलंटरी मसल्स कंट्रोल होते हैं। ठीक है, जितने भी आपका वॉलंटरी सिस्टम है जिनको आप अपनी खुद के कंट्रोल से मूव कर सकते हो, वो सारा का सारा आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है। ठीक है, now your autonomic is again divided into two parts, sympathetic and parasympathetic.
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो आपको अराउज करता है इन अ फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, और फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन के बाद वापस से कामिंग इफेक्ट्स देने के लिए हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करना शुरू करता है। ठीक है। नाउ दिस इज योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके हमने डिस्कस किया था, दो पार्ट्स है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। नाउ इससे रिलेटेड कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है तो क्या क्या चीज है जो होगी, या इनमें से कौन सी है जो नहीं होगी। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके लिख लो, एक तरफ टेबल बना लो सिंपैथेटिक, एक तरफ टेबल बना लो पैरासिम्पैथेटिक। बीच में सबसे पहले आईज। सिंपैथेटिक अगर एक्टिवेटेड है, यानी कि जब आपको फियर की सिचुएशन आई है, आपकी प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, वापस से कामिंग इफेक्ट्स देने के लिए आपकी प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। दिस इज व्हाट हैपेंस इन योर आईज। सेकेंड इज, यहां पर नहीं मेंशन्ड है, मैं बता रही हूं, आपका टीयर्स से रिलेटेड है। ठीक है, सिंपैथेटिक ग्लैंड आपके टीयर्स को इनहिबिट करता है, एंड पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड आपके टीयर्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दिस इज सिंपैथेटिक, दिस इज पैरासिम्पैथेटिक। थर्ड इज सलाइवेशन और सलाइवरी ग्लैंड्स। Ma'am, could you hold on for a minute? यस श्योर। Yes, ma'am. The third is salivation, or you can say salivary glands. Sympathetic nervous system, यानी कि जब आपको डर लग रहा है उस टाइम पर आपका सलाइवेशन इनहिबिट हो जाता है, कहते हैं ना मुंह सूखने लगता है। ठीक है, सो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स इनहिबिट हो जाएंगे। वापस से जब आप कामिंग सिचुएशंस पर जाओगे तब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करना शुरू करेगा एंड इट विल स्टिमुलेट द सलाइवेशन बैक। देन कम्स योर हार्ट। आपकी हार्ट बीट एक्सिलरेट होती है जब आपको डर लगना शुरू होता है, वापस से कामिंग इफेक्ट्स में अगेन आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है। द नेक्स्ट इज related to sweating, not mentioned here, I am telling you. Sweating आपकी stimulate होगी by the sympathetic nervous gland. ठीक है, and वापस से it goes back to normal when your parasympathetic nervous gland is activated. इसके बाद comes lungs. आपके ब्रोंकाई डायलेट होने शुरू होते हैं जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस ग्लैंड वर्क करता है, एंड लंग्स आपके कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं ब्रोंकाई को जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस ग्लैंड अगेन वर्क करता है। ठीक है, देन स्टमक। सिंपैथेटिक ग्लैंड्स के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में इट इनहिबिट्स डाइजेशन एंड पैरासिम्पैथेटिक में इट स्टिमुलेट्स डाइजेशन। ऑल्सो सिंपैथेटिक के केस में आपका ग्लूकोज भी रिलीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज रिलीज शुरू होता है सिंपैथेटिक में। देन अगर हम लिवर की बात करें, ओके ठीक है, ग्लूकोज रिलीज यहाँ पर दिया हुआ है। लिवर आपका ग्लूकोज रिलीज करता है, सिंपैथेटिक नर्वस ग्लैंड आपका ग्लूकोज को रिलीज करता है, एंड पैरासिम्पैथेटिक बाइल जूस को रिलीज करता है। ठीक है, देन अगर हम किडनीज की बात करें तो आपका एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन दोनों ही स्टिमुलेट हो जाते हैं
दोनों ही रिलीज होना शुरू करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस ग्लैंड के केस में। अगर हम इंटेस्टाइन्स की बात करें, सो आपका इंटेस्टाइन्स में से सिक्रीशन और पेरिस्टालसिस और सिक्रीशन दोनों ही इनहिबिट हो जाता है, एंड पैरासिम्पैथेटिक आपके पेरिस्टालसिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। ब्लैडर आपका रिलैक्स हो जाता है व्हेन योर sympathetic nervous gland starts working, so the bladder relaxes, which is why बहुत सारे लोग end up releasing a lot of urine when they are in fear, ठीक है, बिकॉज आपका ब्लैडर रिलैक्स हो गया। आपका ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है वापस से जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस ग्लैंड वापस से एक्टिवेट होता है कामिंग सिचुएशंस में। इसके सिवा अगर हम ओके आपका ऑर्गेजमिक सिचुएशंस भी स्टिमुलेट होती हैं फियर की सिचुएशन में, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस ग्लैंड जब आपका नर्वस सिस्टम सॉरी आपका एक्टिवेटेड है तो आपकी ऑर्गेजमिक सिचुएशंस स्टिमुलेट हो जाएंगी, बट अराउजल नहीं होता है। ऑर्गेज्म हो सकता है लेकिन अराउजल नहीं होता है। सेक्सुअल अराउजल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आपको ऑर्गेज्म एज सच इतनी जल्दी नहीं होगा जब कामिंग सिचुएशंस में हो, लेकिन सेक्सुअल अराउजल स्टिमुलेट हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस ग्लैंड नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग, ठीक है। नाउ योर सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? दैट इट कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंसेस टू द सीएनएस और सीएनएस से स्केलेटल मसल्स तक, ठीक है। अब इसमें हमारे दो पाथवेज हैं, सेंसरी पाथवे एंड मोटर पाथवे, ठीक है। ऐसा वो नर्व्स जो सेंसरी रिसेप्टर्स से सीएनएस तक इंफॉर्मेशन लेकर जाती हैं उन्हें हम सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन्स बोलते हैं। ऐसे नर्व्स जो मैसेजेस को कैरी करते हैं मसल से लेकर आपके सीएनएस से वॉलंटरी मसल्स तक, ठीक है, सो दैट आप बॉडी को अकॉर्डिंगली मूव कर सको, उन्हें बोलते हैं मोटर और एफरेंट न्यूरॉन्स, EFFERENT। सो यू कैन सी यहाँ पर ऐसे करके नेल लगा, पेन हुआ, ये जो ब्लू वाला है सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन गई। इंटर न्यूरॉन जो है बीच में, ये यहाँ पर बीच में एक इंटर न्यूरॉन है जिसका काम है सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन भेजना, ठीक है। इंटर न्यूरॉन ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजी, देन वापस ये जो रेड वाला है ये आपका मोटर न्यूरॉन है जो इंफॉर्मेशन लेकर के यहाँ पर वापस से हाथ पर आपकी इंफॉर्मेशन लेके गया और आपने हाथ हटा लिया, ठीक है। नाउ वी हैव योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी दो चीजें आती हैं मेनली, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। Both brain and spinal cord are composed of neurons and glial cells, control the life-sustaining functions of the body as well as thought, emotions and behavior. So हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल से मेनली बने होते हैं, एंड इनका काम हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स तीनों में ही होता है, ठीक है। Both of these they guide our movement and register sensations throughout the body. हमारी बॉडी में जितने भी sensations हो रहे हैं उन सारे sensations को register करते हैं, accordingly हमारी बॉडी में movement को guide करते हैं। The brain, firstly we have the brain. Now the brain has three main parts: the forebrain, the midbrain and the hindbrain. Some people also call it hindbrain, ठीक है, हिंड हाइंड कुछ भी बोल सकते हो। सो इसमें हमारा
जो ये येलो वाला पूरा ऊपर का पोर्शन है, दिस इज आवर फोर ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन आपका ये वाला पोर्शन है, बीच का छोटा सा, दिस इज योर मिड ब्रेन। इसके बाद ये इतना पोर्शन इज योर हिंड ब्रेन। ठीक है, और हाइंड ब्रेन। इन योर फोर ब्रेन देयर आर थ्री मेन पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। योर मिड ब्रेन में आपके जो भी पार्ट्स है दैट वील डिस्कस अभी। इन योर हिंड ब्रेन देयर आर थ्री मेन पार्ट्स, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। ठीक है, जहां पर आपका हिंड ब्रेन खत्म होता है वहीं पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो द एंड ऑफ योर हाइंड ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्टार्ट ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। यहीं पर आपकी ब्रेन स्टेम आ जाती है। सो फर्स्टली वी हैव सेरेब्रम। सेरेब्रम आपके फोर ब्रेन का पार्ट था। ठीक है, cerebrum is divided into two cerebral hemispheres mainly, the left hemisphere and the right hemisphere. Now one important thing here is कि जो आपका लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर होता है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, इनके बीच में एक बहुत डीप क्लेफ्ट या फिशर होता है। ठीक है, ये फिशर किस तरह से होता है कि मान लो ये आपका ब्रेन का एक साइड है और ये आपके ब्रेन का दूसरा साइड है। अब ऐसा नहीं है कि ये बीच में ऊपर तक ऐसे लाइन है, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर एक गैप होता है। कैसा गैप है कि ये अगर आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है तो ये ऐसे करके एक डीप सा यहाँ पर क्लेफ्ट होगा। ये आपका राइट साइड आया, ये आपका लेफ्ट साइड आया। अब ये यहां से कनेक्टेड होंगे, ऊपर से टॉप से आपके एक बीच में यहाँ पर गैप होता है। ठीक है, बीच में बिल्कुल। ये दोनों हेमिस्फेयर्स जिस नर्व फाइबर से कनेक्टेड होते हैं, देखो मान लो ये आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर है, ऑन दी ऑपोजिट साइड यानी कि आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ आपका राइट हेमिस्फेयर होगा। ऊपर से लेकर के टॉप से लेके यहां तक ये पूरा क्लेफ्ट है आपका। दोनों हेमिस्फेयर्स जुड़े हुए नहीं होते हैं एक दूसरे से, बीच में बहुत पतला सा एक गैप होता है। जुड़े वो फिर यहां पर होते हैं, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन, इस ग्रीन पोर्शन को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, आपका पूरा सेरिब्रम ऊपर से कवर्ड होता है एक न्यूरॉन्स की शीट से, जिसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं दोनों ही साइड में, और इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। दिस शीट ऑफ न्यूरॉन ऑल्सो नोन एज द ग्रे मैटर अबव योर सेरिब्रम इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो जैसे ऐसे समझो कि आपके पास कोई गिफ्ट आता है तो उसके ऊपर एक रैप होता है। ठीक है, वो रैप एक शीट की तरह है। सिमिलरली ऐसी ही एक शीट ऑफ न्यूरॉन्स होती है पूरे आपके सेरिब्रम के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नाउ द फंक्शंस ऑफ द थ्री पार्ट्स। आपका फोर ब्रेन का मेन काम होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को मैनेज करना, ईटिंग और स्लीपिंग रिलेटेड पैटर्न्स को मेंटेन करना, और इमोशंस के डिस्प्ले यानी कि द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। इन सब चीजों को फोर ब्रेन हैंडल करता है। ऑन दी अदर हैंड आपका मिड ब्रेन आपके विजुअल सिस्टम, आपके ऑडिटरी सिस्टम, आपके आई मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स, इन सबको कंट्रोल करता है, और साथ ही इट इज अ रिले स्टेशन बिटवीन फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। देन द हाइंड ब्रेन इट कोऑर्डिनेट्स योर बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना, जैसे कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट करता है। आपकी मोटर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके पोस्चर को मेंटेन करने में हाइंड ब्रेन का बहुत ज्यादा रोल होता है। व्हाई? बिकॉज यहीं से आपकी स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड हो रही होती है। हमारे स्लीप पैटर्न्स को भी अगेन जैसे हमारा फोर ब्रेन मैनेज करता है वैसे ही हाइंड ब्रेन भी करता है। ऑल्सो इसका रोल हमारे रेस्पिरेशन और ब्लड सर्कुलेशन में भी होता है।
सब्सटैंशिया निग्रा हमने बात करी थी, कोई एक न्यूरोट्रांसमीटर था, बताइए कौन सा वाला था जो सब्सटैंशिया निग्रा में होता है? इट वाज डोपामीन। ठीक है, डोपामीन इज फाउंड इन सब्सटैंशिया निग्रा। मिड ब्रेन का पार्ट होता है सब्सटैंशिया निग्रा, और अगर ये डीजेनरेट हो जाता है तो इट कॉजेस पार्किंसंस डिजीज। डोपामीन में भी आपको याद होगा कि डोपामीन कम हो जाता है तो इट कॉजेस, सॉरी, इट इज रिलेटेड टू, इट इज एसोसिएटेड टू पार्किंसन। सो अगेन दोनों चीजें आपकी यहाँ पर भी um, एक साथ हो रही है। ठीक है, कि सब्सटैंशिया निग्रा डीजेनरेट होगा तो ऑटोमेटिकली डोपामाइन भी कम हो जाएगा, एंड हेंस पार्किंसंस। अब आपके फोर ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, द शीट ऑफ न्यूरॉन्स, द ग्रे मैटर अबव द सेरिब्रम, ये आपके थॉट, आपके वॉलंटरी मूवमेंट, लैंग्वेज और रीजनिंग, परसेप्शन एंड प्लानिंग एंड इमेजिनेशन, इन सारी की सारी चीजों में रिस्पॉन्सिबल आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। हाइपोथैलेमस आपके ऑटोनॉमिक सिस्टम को रेगुलेट करता है, थर्स्ट और हंगर को रेगुलेट करता है, अग्रेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, हमारी बॉडी में होम्योस्टासिस को मेंटेन करना एंड मीटिंग रिलेटेड फंक्शन, इन सबको मेंटेन करना, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपके बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस आपके पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। सो जो ग्लैंड्स का सिस्टम होता है, इट इज लाइक अ स्कूल ओनली, ऑल द ग्लैंड्स आर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द क्लास टीचर एंड द क्लास टीचर इज कंट्रोल्ड बाय द प्रिंसिपल। तो आपका प्रिंसिपल आपका हाइपोथैलेमस है, आपके टीचर, आपका क्लास टीचर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड देन कंट्रोल्स ऑल द अदर ग्लैंड्स, ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, then comes your thalamus. Thalamus is also a part of the forebrain. It is a relay station. It receives all the sensory input except olfaction. Olfactory information के सिवा बाकी सारे इनपुट्स आपका थैलेमस रिसीव करता है। ठीक है, olfactory इनपुट यानी कि सॉरी स्मेल रिलेटेड इनपुट। ठीक है, स्मेल के इनपुट के सिवा बाकी सारे इनपुट्स को थैलेमस रिसीव करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स कॉन्शियसनेस, स्लीप एंड अलर्टनेस। देन कम्स योर लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में फर्स्टली आता है आपका हिप्पोकैम्पस, इसका मेमोरी में रोल होता है। देन कम्स द एमिगडेला, जिसका आपका इमोशन में और मोटिवेशन में रोल होता है। देन द सिंगुलेट गायरस, जिसका ऑल्फैक्शन में रोल होता है। तो जो ऑल्फैक्शन यहाँ पर थैलेमस में रह गया, वो आपका ऑल्फैक्शन लिम्बिक सिस्टम में कवर अप हो गया। ठीक है, देन इज बेसल गैंग्लिया, इसका मोटर कंट्रोल, लर्निंग, एक्शन सिलेक्शन, कि हमें क्या एक्शन करना है। किसी एक स्टिमुलस के लिए दो एक्शंस हो सकते हैं, आप कौन सा एक्शन सिलेक्ट करोगे वो आपका बेसल गैंग्लिया डिसाइड करता है। एंड देन पार्किंसंस और स्किज़ोफ्रेनिया, इन चारों चीजों में आपका बेसल गैंग्लिया का रोल होता है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज योर मिड ब्रेन। ठीक है, हमारा जो पॉन्स और मेड्यूला है, ये हमारे ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। ठीक है, आपका मिड ब्रेन भी आपके ब्रेन स्टेम का ही एक पार्ट होता है। सो आपका ब्रेन, जो ब्रेन स्टेम है, दिस इज द ब्रेन स्टेम, यहाँ पर सबसे ऊपर आपका मिड ब्रेन होता है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपका पॉन्स आता है, और उसके जस्ट नीचे आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा आता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ब्रेन स्टेम फिर एंड होने लगता है। इसका काम क्या है, जो मिड ब्रेन का फंक्शन होता है कि ये आपके, सॉरी, सबसे पहले तो इट इज अ एक्सटेंशन टू द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आरएएस बोलते हैं।
क्या होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, अभी वील डिस्कस। ठीक है, साथ ही इसमें हमारे प्रिमिटिव विजन सेंटर्स होते हैं और प्रिमिटिव हियरिंग सेंटर्स भी होते हैं, नोन एज सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिक्यूले। ठीक है, ऑल्सो इट हैज अ रोल इन द रेगुलेशन ऑफ विजुअल रिफ्लेक्सेस। जितने भी हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि एकदम ब्राइट लाइट आई तो आंखों को बंद कर लेना, आपकी आंखों का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना ब्राइट लाइट में, आपकी आंखों का डायलेट हो जाना लो लाइट में, ये सारी चीजें, ये सारे रिफ्लेक्सेस भी आपके रेगुलेट होते हैं मिड ब्रेन से। ठीक है, नाउ द हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स हैं हमारे, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा एंड सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लिंगेटा का रोल होता है ब्रीदिंग में, पॉन्स का होता है हार्ट बीट में, बीपी में, रेस्पिरेशन में, कार्डियक फंक्शन में और स्लीप साइकिल और कॉन्शियसनेस में। सो इफ यू सी, ये चार चीजें तो पूरी की पूरी आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाली हैं। तो बेसिकली ऑटोनॉमिक है नेचर। ठीक है, और स्लीप साइकिल और कॉन्शियसनेस भी हमारी मोस्टली हमारे मतलब वॉलंटरी उससे बाहर ही होती है, आउट ऑफ कंट्रोल ही होती है मोस्टली। देन सेरिबेलम का हमारे रोल होता है मोटर कंट्रोल में, एज इन मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर में। और कॉग्निटिव फंक्शंस में अगर देखा जाए तो अटेंशन और लैंग्वेज की लर्निंग में रोल होता है हाइंड ब्रेन का। नाउ योर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इट इज अ बंडल ऑफ नर्व्स। एक नर्व्स का बंडल होता है हमारे ब्रेन स्टेम में, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर देता है, सो दैट हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टफ ही, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बस वही हम रजिस्टर करें, बाकी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन बाहर ही रह जाए। ठीक है, आरएएस इज द रीजन कि जैसे ही हम एक नया वर्ड लर्न करते हैं तो हमें वो ऑलमोस्ट हर जगह सुनाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने नया वर्ड लर्न करा है, अब वो हमें कहीं भी सुनाई दे रहा है तो हमारा ध्यान जा रहा है उस पर। इससे पहले तक हमारा ध्यान इस पर नहीं जाता था। ठीक है, दिस इज वाई अगर एक बहुत सारे क्राउड में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं तो यू कैन ट्यू, मतलब आपको कोई भी बात नहीं समझ आ रही है, कोई क्या बोल रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही कोई आपका नाम लेता है या आपके नाम जैसा कुछ होता है, आपका अटेंशन तुरंत उधर ही चला जाता है। वाई? बिकॉज योर ब्रेन ओनली मतलब इट फिल्टर्स आउट द अननेसेसरी इंफॉर्मेशन सो दैट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गेट्स टू योर ब्रेन। इसका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का एक्सटेंशन हाइंड ब्रेन से मिड ब्रेन तक होता है। इट रेगुलेट्स अराउजल, अलर्टनेस एंड अटेंशन। ठीक है, नाउ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आपका जो हमने बाहर बात करी थी ना कि एक ग्रे मैटर है, एक ग्रे शीट है न्यूरॉन, एक सॉरी शीट ऑफ न्यूरॉन्स है ओवर योर सेरेब्रम, इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ये जो आउटर सरफेस है हमारे ब्रेन का, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये अगेन सेरेब्रम की तरह ही दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, राइट एंड लेफ्ट। अगर ऐसे है पूरा ब्रेन का तो बीच से डिवाइडेड है, दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज राइट। ठीक है, नाउ ये पूरा कॉर्टेक्स चार लोब्स में डिवाइडेड होता है, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ठीक है, सो आपका जो आगे का ब्रेन का पोर्शन है, योर फोरहेड एंड स्टार्टिंग का आगे का ब्रेन इज योर फ्रंटल लोब। ये पूरी आपकी फ्रंटल लोब है। इसके बाद द एरिया जहां से मतलब हमारा बिल्कुल मिड पोर्शन स्टार्ट होता है सर का, उससे लेकर के थोड़ा सा नीचे तक, जहां आप मतलब हम यूजुअली लड़कियां अपना पोनी करती हैं, इस एरिया तक आपका होता है पेराइटल लोब। ठीक है, इसके पीछे एंड में बिल्कुल पीछे की तरफ इज योर ऑसिपिटल लोब। ठीक है, एंड दोनों साइड्स में, कान की तरफ, टुवर्ड्स योर ईयर्स,
कान की तरफ जो आपकी लोब होती है दैट इज योर टेम्पोरल लोब। ठीक है, आपका फ्रंटल लोब का मेनली फंक्शन थिंकिंग, मेमोरी और मूवमेंट में होता है। पैराइटल लोब का लैंग्वेज और टच में होता है। ऑसिपिटल लोब का साइट में होता है। और टेम्पोरल लोब का आपका हियरिंग, लर्निंग और फीलिंग में होता है। ठीक है, द frontal lobe is that area that produces movement of body parts that is found in the sorry movement of body parts and is found in the primary motor cortex. तो हम फ्रंटल लोब को प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स भी कहते हैं और इसमें हमारा बॉडी का मूवमेंट कंट्रोल होता है, पूरा प्रोड्यूस होता है। अगर किसी भी वजह से आपके फ्रंटल लोब में कोई डैमेज हो जाए ड्यू टू एनी काइंड ऑफ ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी, इट इट डज नॉट प्रोड्यूस पैरालिसिस, पैरालिसिस नहीं होता है, लेकिन फाइन मसल मूवमेंट्स आपके उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो ऐसा नहीं होगा कि आपकी बॉडी बिल्कुल आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फाइन जितनी भी हमारी स्किल्स होती हैं, जैसे कि जो हमारी पेंसिलर ग्रिस्प है, पेंसिल से लिखना है, ठीक है, चाकू यूज करना है, ये सारी चीजों की हमारी जो एबिलिटी है दैट वी में लूज बिकॉज फाइन मसल मूवमेंट आपका प्रॉब्लम करने लगता है अगर आपका इस एरिया में डैमेज है, फ्रंटल लोब में डैमेज है तो। अब जो आपकी फ्रंटल लोब है उसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का एरिया होता है जो कि आपका मेमोरी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, टेम्पर के लिए और पर्सनालिटी के लिए, इन सारी की सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमें प्लान्स बनाने, डिसीजन मेकिंग, गोल सेटिंग, प्रायोरिटी, लैंग्वेज, इन सब के लिए फ्रंटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल। Also it helps us to control our emotions. Why? Because it is connected to the limbic system. हमारे लिम्बिक सिस्टम से कंट्रोल्ड होता है ये, सॉरी से कनेक्टेड होता है ये, दैट इज वाई इसका रोल हमारी इमोशनल कंट्रोल में भी होता है। The second lobe is the occipital lobe. These lobes contain regions that contribute to our visual field and how our eyes see the world. ठीक है, हम ऑसिपिटल लोब को विजुअल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका मेन काम क्या है, हमारे विजुअल फील्ड, हमारी आईज से रिलेटेड जितना भी काम है उसको मैनेज करना। ठीक है, हाँ, सो इसको हम प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। Visual association cortex is the part which helps in identifying and making sense of the visual information from eyes. So हमारे आसपास जो भी हमें दिख रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, उसका मतलब समझना, उसको कॉम्प्रिहेंड करना, जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन हमारे आईज से जा रही है वो सारी की सारी ऑसिपिटल लोब से कनेक्टेड होती है। इफ ड्यू टू सो अगर आपका ब्रेन में से ऑसिपिटल लोब निकाल तो आप अपने आसपास की चीजों को देख तो हो सकता है पाओ, लेकिन देखने के बाद ये हो सकता है कि आप उसे समझ ना पाओ, उसे आइडेंटिफाई ना कर पाओ, आप किसी चीज का मतलब ही ना समझ आए, एंड इन सम केसेस इट में ऑल्सो लीड टू टोटल, मतलब आपकी ब्लाइंड साइट हो सकती है। ठीक है, सो आपकी आईज बिल्कुल ठीक है, आपकी आईज से इंफॉर्मेशन जा रही है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जहां जानी है वो एरिया है ही नहीं, तो आपकी वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी एंड यू मे फील दैट यू आर ब्लाइंड इवन दो योर आईज आर वर्किंग कंप्लीटली फाइन। ठीक है, देन वी हैव द टेम्पोरल लोब। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स होती है ये हमारी, इसकी हेल्प से हम साउंड्स को सुन पाते हैं और साउंड्स को मीनिंग दे पाते हैं। सो टेम्पोरल लोब इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू हियर साउंड्स एंड आइडेंटिफाई साउंड्स। ठीक है, कौन सी साउंड एक डॉग के बार्क की है, कौन सी साउंड
काउ की है, कौन सी साउंड डोरबेल है, कौन सी साउंड आपकी रिंग है, फोन की रिंग है। इन सारी साउंड्स को आइडेंटिफाई करने में हमारा टेम्पोरल लोब का रोल होता है। अगर आपके लेफ्ट हेमिस्फेयर में मतलब लेफ्ट टेम्पोरल लोब में किसी वजह से इंजरी हो गई तो यू मे लूज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, मतलब कि अगर आपका किसी वजह से लेफ्ट टेम्पोरल लोब डैमेज हो गया है तो आप स्पोकन वर्ड्स को समझ नहीं पाते। कोई आपके सामने अगर बोल रहा है तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, टेम्पोरल लोब में एक छोटा सा रीजन होता है जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, जिससे आप स्मेल्स को सेंस कर पाते हो। ठीक है, देन कम्स द पैराइटल लोब, द फोर्थ लोब। ये आपके टॉप और ब्रेन के टॉप और बैक में होती है, इस एरिया में। ठीक है, मेनली जहां पर आप अपना पोनी वगैरह, हाई पोनी अगर आप करो तो जिस एरिया में आप करोगे वो आपका पैराइटल लोब है। ठीक है, दिस कंटेन्स ऑफ सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। यहाँ की कॉर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं? सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। It is an area of neurons running down the front of parietal lobe. It receives signals from vision, hearing, sensory and motor neurons. यानी कि हमारी विजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सेंसरी और मोटर, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी पेराइटल लोब से प्रोसेस होती है। यहीं पर इसके सारे सिग्नल्स जाते हैं। आपकी गस्टेटरी यानी कि टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और स्किन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी यहीं से मेनली चलती है। ठीक है, पैराइटल लोब से आपकी। सो आप देखो, अब आपके 5 में से 4 सेंसेस यहीं से कंट्रोल हो रहे हैं, विजन, हियरिंग, गस्टेटरी एंड स्किन। सिर्फ आपका ऑल्फैक्टरी ही है जो यहाँ से नहीं हो रहा है। ऑल्फैक्टरी कहाँ से हो रहा था? टेम्पोरल लोब से। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हमारा डैमेज होता है तो क्या होता है। फ्रंटल लोब डैमेज यानी कि मोटर कॉर्टेक्स में डैमेज की वजह से फाइन मूवमेंट्स यानी कि फिंगर से रिलेटेड जो जो काम होते हैं वो आपका कंट्रोल में नहीं रहते हैं। पेराइटल लोब यानी कि सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में अगर डैमेज है, लेफ्ट हेमिस्फेयर में अगर डैमेज है, तो आप लिख नहीं पाओगे प्रॉपरली, बॉडी पार्ट्स को लोकेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, कि कहाँ आपके कान है, कहाँ आपकी नाक है। अगर राइट हेमिस्फेयर में डैमेज है पैराइटल लोब के, तो आप अपनी बॉडी के लेफ्ट साइड को लेकर के अनअवेयर हो जाते हो। आपको अपनी बॉडी का लेफ्ट साइड फील नहीं होता है। ठीक है, ऑसिपिटल लोब यानी कि विजुअल कॉर्टेक्स में अगर डैमेज है लेफ्ट साइड में, तो यू गो थ्रू अ लॉस ऑफ विजन इन द राइट विजुअल फील्ड। यानी कि लेफ्ट ऑसिपिटल लोब में डैमेज की वजह से आपको राइट विजुअल साइड फील्ड दिखती नहीं है। ठीक है, और राइट में डैमेज होने से आपको अपनी लेफ्ट विजुअल साइड फील्ड नहीं दिखती। तो ये ऑपोजिट चलता है। देन ऑडिटरी कॉर्टेक्स विच इज योर टेम्पोरल लोब, इसमें अगर लेफ्ट साइड में डैमेज है तो आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे वर्ड्स को। सामने वाला बोल रहा है कैट, लेकिन आपको सुनाई भी दे रहा है कैट, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कैट क्या होता है। ऑल्दो आपको पता है, अगर आपको बोलना हो तो आप एक पिक्चर देख के बोल सकते हो दिस इज कैट, so you know what is a cat, but when anyone else is saying cat you are not able to understand it, वो comprehend नहीं कर पाता है आपका माइंड। ठीक है, राइट हेमिस्फेयर में अगर राइट हेमिस्फेयर के टेम्पोरल लोब में डैमेज है तो आप मेलोडीज, टोन्स, रिदम्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। ठीक है, नाउ द एसोसिएशन एरियाज ऑफ कॉर्टेक्स। सो हमारे कुछ एरियाज हैं, स्पेशली द वर्निकेज एरिया एंड द ब्रोकाज एरिया। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ आवर ब्रेन। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अच्छे से समझ लेना। हमारे लेफ्ट टेम्पोरल लोब में एरिया होता है, एक छोटा सा रीजन होता है जिसको बोलते हैं हम वर्निकेज एरिया। ठीक है, इसका कनेक्शन
होता है ब्रेन के काफी सारे एरियाज से, और इसका मेन रोल होता है हमारे स्पीच के कॉम्प्रिहेंशन में, यानी कि स्पीच को समझने के लिए। अभी हम टेम्पोरल लोब में यही बात कर रहे थे, लेफ्ट टेम्पोरल लोब में, इसीलिए लेफ्ट टेम्पोरल लोब में डैमेज की वजह से हम चीजों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, क्योंकि वर्निकेज एरिया वहां पर होता है। ठीक है, वर्निकेज एरिया इज द वन दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीच। आप स्पीच को समझ नहीं पाते हो। अगर डैमेज हो गया है इस रीजन में, तो इट कॉजेज वर्निकेज अफेजिया। Now, before I tell you Wernicke's aphasia and Broca's aphasia, let me tell you what aphasia is. Aphasia is the inability to communicate. ठीक है, aphasia is again the inability to communicate. Now, Wernicke's area में डैमेज से हमें Wernicke's aphasia होता है. What is Wernicke's aphasia? It is receptive aphasia. So you are not able to communicate because you are not receptive to what other people are saying. You are not able to understand what other people are saying. You are not able to comprehend that. ठीक है, दैट इज वाई इट इज नोन एज रिसेप्टिव अफेजिया, बट टेक्निकल नेम हम इसका बोलते हैं वर्निकेज अफेजिया, बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय डैमेज इन द वर्निकेज एरिया. सिमिलरली देयर इज ब्रोकाज एरिया. ब्रोकाज एरिया आपका टेम्पोरल लोब वगैरह में नहीं होता, इट इज इन योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि आपके फ्रंटल लोब में होता है ये. एंड इसका काम होता है स्पीच के प्रोडक्शन में. जैसे स्पीच का कॉम्प्रिहेंशन वर्निकेज एरिया से है, वैसे ही स्पीच का प्रोडक्शन है ब्रोकाज एरिया से. इस एरिया की हेल्प से हम लोग बेसिकली स्मूथली और फ्लुएंटली बोल पाते हैं. सो अगर बेसिकली आपका ब्रोकाज एरिया किसी वजह से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप स्मूथली या फ्लुएंटली नहीं बोल पाओगे. अगेन दिस डैमेज टू दिस एरिया इट कॉजेस ब्रोकाज अफेजिया. Aphasia is again inability to communicate. Broca's aphasia is also known as expressive aphasia. Why? Because आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपनी बात. जो सामने वाला बोल रहा है आप वो तो समझ पा रहे हो, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपनी बात. ठीक है, नाउ आई हैव वन क्वेश्चन जो मैंने जब पिछली बार बायो पढ़ाया था तब भी पूछा था. अकॉर्डिंग टू यू, dealing with Wernicke's aphasia is difficult or dealing with Broca's aphasia is difficult? मैम वर्निकेज. Why? मैम बिकॉज वो समझ ही नहीं पा रहे हो वो क्या कह रहा है. Exactly. So even if any kind of therapy is given to you, at least Broca's area में the person will be able to understand what you are trying to say और आप क्या एक्टिविटी करवाना चाह रहे हो. बट क्योंकि वर्निकेज में आपको समझ नहीं आता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, तो इसलिए बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग चली जाती है. So Wernicke's aphasia is much more difficult to deal with as compared to Broca's aphasia. ठीक है, नाउ वी हैव स्पेशियल नेग्लेक्ट. स्पेशियल, जब भी हम स्पेशियल वर्ड यूज करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द 3D स्पेस दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस. जो हमारा डिस्टेंस का अपने आसपास लेफ्ट राइट का पूरा एरिया की अंडरस्टैंडिंग होती है, दैट इज नोन एज स्पेशियल. मतलब वो आपके स्पेशियल एरियाज में आता है. नाउ स्पेशियल नेग्लेक्ट happens because of damage to the areas of the right hemisphere. अगर आपके ब्रेन के राइट हेमिस्फेयर में कोई डैमेज है, तो उसकी वजह से हमें स्पेशल नेग्लेक्ट हो सकता है. ठीक है, स्पेशल नेग्लेक्ट में क्या होता है कि आपको बाकी सब तो ठीक है, सब नॉर्मल है, लेकिन आपको अपने विजुअल फील्ड का लेफ्ट साइड आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे. ठीक है, स्पेशल नेग्लेक्ट लेफ्ट हेमिस्फेयर में भी हो सकता है, लेकिन मतलब यूजुअली कम फ्रीक्वेंटली होता है. ठीक है, दिस कंडीशन अकर्स लेस फ्रीक्वेंटली. सो जो लेफ्ट हेमिस्फेयर से स्पेशल नेग्लेक्ट होता है, जिसमें आपको राइट साइड नहीं समझ
समझ आएगी. इट अकर्स लेस फ्रीक्वेंटली एंड इन मच माइल्डर फॉर्म्स. अगर होता भी है तो इफेक्ट्स उतने ज्यादा सिवियर नहीं होते. दे आर कंपैरेटिवली माइल्डर इन नेचर. सो अगर आप एक पर्सन है जिसको स्पेशल नेग्लेक्ट हो गया, अगर आप उससे बोलो कि उसको एक क्लॉक बनानी है, तो वो यूजुअली क्लॉक ऐसे बनाएगा. 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 11 12 भी यही आधे में ही हो जाएगा. लेफ्ट वाला साइड इज अननोन टू द पर्सन. उसके लिए ये इतना राइट पोर्शन में ही लेफ्ट राइट दोनों हो जाएगा. उसे समझ ही नहीं आएगा कि ये लेफ्ट साइड भी कुछ है. ठीक है. अब ये ब्रेन के कुछ एसोसिएशंस हैं विद आवर बिहेवियर्स, बोथ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. आपके लेफ्ट साइड में नेम्स को रिकॉग्नाइज करना, उनको याद रखना, इमोशंस का इनहिबिशन, वर्ड्स का मीनिंग, लॉजिकल थॉट्स और आइडियाज को प्रोड्यूस करना, इंफॉर्मेशन को सीक्वेंशियली प्रोसेस करना, सीरियस एंड मतलब थोड़ी हाई लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल अपील्स, क्रिटिकल एनालिसिस, रीडिंग, लिसनिंग, लॉजिक के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्बल इंस्ट्रक्शंस को समझना, वर्बल इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझना, लैंग्वेज के थ्रू चीजों को याद करना, डिटेल्स और फैक्ट्स को पढ़ना और रियलिस्टिक स्टोरीज को समझना, ये सब आपका लेफ्ट ब्रेन से ही एसोसिएटेड है. ऑन द अदर हैंड आपका राइट जो ब्रेन है ये कंपैरेटिवली क्रिएटिव होता है नेचर में. जैसे लेफ्ट ब्रेन आपका बहुत ज्यादा लॉजिकल और रैशनल बनाता है आपको, वैसे ही राइट ब्रेन आपको क्रिएटिव बनाता है. तो आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेस, बॉडी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना, ह्यूमरस थॉट्स, ह्यूमरस आइडियाज को प्रोड्यूस करना, इंफॉर्मेशन को सब्जेक्टिवली समझना, पैटर्न्स में समझना, प्रॉब्लम्स को प्लेफुली सॉल्व करना, हंसी मजाक में ही सॉल्व कर देना, इमोशनल अपील्स को समझना, क्रिएटिविटी, चीजों को सिंथेसाइज करना, चीजों को एसोसिएट करना, रीडिंग, जो चीज आपने पढ़ी है या सुनी है उसको अप्लाई करना रियल लाइफ में, इंट्यूशन के बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को डिमॉन्स्ट्रेशनल, मतलब उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके समझना. ठीक है. एंड इमेजेस के थ्रू चीजों को याद रखना, ये सारी की सारी चीजें आपकी राइट ब्रेन से कंट्रोल. ओके. आई थिंक विद दिस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर, मतलब आपका जो नर्वस सिस्टम है वो हमारा कंप्लीट हो गया है. बायो में अभी और भी हमारा ग्लैंड्स वगैरह बचे हैं, सारा का सारा. दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास which will be probably tomorrow, but for today we are done with nervous system. Okay, any questions, any doubts?